साथ ही हमने देखा था कंप्लेन, कंप्लेन क्या होता है। और अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे वो देखेंगे हम हाईकोर्ट की। उससे मैंने आपको हाईकोर्ट के बारे में भी कुछ बताया था, फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं हाईकोर्ट की डेफिनेशन को। देखिए हाईकोर्ट की डेफिनेशन को लेकर क्या बताया है, पहले इंग्लिश में बताती हूँ मैं आपको, फिर हिंदी में बताऊंगी। हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। हाई कोर्ट की डेफिनेशन में सब पॉइंट है, 3 सब पॉइंट है। जो फर्स्ट सब पॉइंट है वो कहता है इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। देखिए हाई कोर्ट का यहाँ मतलब बताया गया है कि किसी स्टेट में जो हाई कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसका मतलब यहाँ पर वही लगाया जाएगा कि वह हाई कोर्ट है। सेकेंड जो इसका पॉइंट दिया गया है इन रिलेशन टू ए यूनियन टेरिटरी टू विच the jurisdiction of the High Court, good afternoon, to jurisdiction of the High Court for a state has been extended by law that High Court. यूनियन टेरिटरी को लेकर यहाँ बात की गई है। बताया गया है कि किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड में आपने यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ा है कि यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश क्या होते हैं। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के हाईकोर्ट को लेकर उन्होंने बताया है कि यदि किसी यूनियन टेरिटरी के लिए किसी स्टेट के हाईकोर्ट को उन्होंने ऑथराइज कर दिया है कि ये स्टेट यहाँ के यूनियन टेरिटरी के जुडिशरी को देखेगा, तो उसका मतलब होता है जिस स्टेट का बताया गया है हाई कोर्ट, उस स्टेट के हाई कोर्ट की बात की जाए। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो इसमें बताया गया है इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है कि किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर भी यूनियन टेरिटरी को लेकर बात की गई है कि किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लिए किसी स्टेट के हाई कोर्ट को बताया गया है तो वो आ जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए किसी यूनियन टेरिटरी में किसी नियर के स्टेट को हाई कोर्ट को वहां का जुडिक्शन नहीं दिया गया है, तो पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में जो सबसे हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट होगा वो अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट की कैटेगरी में आएगा, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ने इंक्लूड नहीं किया है, उसको छोड़कर हाई कोर्ट की कैटेगरी में आएगा। यानी यहाँ पर हाई कोर्ट को लेकर जो डेफिनेशन दी गई है उसमें 3 बातें बताई गई हैं। किसी स्टेट में जो स्टेट का हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट होगा। यूनियन टेरिटरी को लेकर कहा कि यदि पड़ोस के किसी स्टेट या हाई कोर्ट को ये पावर दिए गए हैं यूनियन टेरिटरी को लेकर, वो हाई कोर्ट होगा। किसी यूनियन टेरिटरी के लिए कोई अलग से हाई कोर्ट नहीं है, पड़ोस की स्टेट को भी नहीं दिया गया है, तो जो भी उसका लास्ट अपीलेट कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट माना जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो ये हाई कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो दी गई है इंडिया की। भारत की क्या डेफिनेशन इसमें दी गई है सीआरपीसी को लेकर। तो इसमें कहा गया है इंडिया मीन्स द टेरिटोरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। भारत में वे राज्य क्षेत्र हैं, भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार है।
यहाँ पर ये मतलब बताया गया है इंडिया का कि यहाँ पर भारत का जो मतलब है, इंडिया का जो मीनिंग है वो है, इसमें वो सारे स्टेट इंक्लूड है जिस पर इस संहिता का, इस कोड का विस्तार है, या ये कहेंगे कि जहां पर यह संहिता एप्लीकेबल होती है वो सब इंडिया की में काउंट किए जाएंगे, इंडिया की डेफिनेशन में वो सब आएंगे। एक सिंगल सेंटेंस में इंडिया को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है इंक्वायरी की, मतलब जांच। इंक्वायरी की डेफिनेशन देखकर कहा गया है कि इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी other than a trial conducted under this code by a magistrate or court। कहा गया है इसके अंतर्गत कि जांच से अभिप्रेत, विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। देखिए जो इंक्वायरी की डेफिनेशन दी गई, वो इंक्वायरी का मीन्स बताया गया, उन्होंने कहा एवरी इंक्वायरी, हर एक जांच, प्रत्येक जांच, अदर देन ए ट्रायल, जिसमें विचारण इंक्लूड नहीं है। विचारण अलग है, विचारण की ट्रायल की डेफिनेशन को अभी हम देखेंगे कि ट्रायल क्या होता है। इंक्वायरी में ट्रायल इंक्लूड नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी विचारण से भिन्न प्रत्येक जांच, एवरी इंक्वायरी अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, यानी कि जो कि प्रत्येक जांच जो इस कोड के अंतर्गत यानी इस संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाती है। ऐसी जांच जो इस संहिता, इस कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए, जो विचारण नहीं, जो ट्रायल की कैटेगरी में नहीं आता हो, वो सब क्या होगा, वो सब इंक्वायरी की डेफिनेशन में आएगा। हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि इंक्वायरी हमेशा और ट्रायल हमेशा न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। इंक्वायरी कभी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं की जाती। पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करता है, अन्वेषण करता है, बट इंक्वायरी नहीं कर सकता है। इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा या उनके द्वारा ऑथोराइज पर्सन जो होगा उनके द्वारा इंक्वायरी की जाएगी, जांच की जाएगी। तो इंक्वायरी की बहुत सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन दी गई। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत डेफिनेशन दी गई वो दी गई इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अन्वेषण। जो अभी मैंने आपको बताया कि पुलिस अधिकारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां आती है जो इस संहिता के अधीन, इस संहिता का मतलब जहां जहां आता है सीआरपीसी, इसका मीनिंग होता है सीआरपीसी। इस संहिता यानी सीआरपीसी के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर्पस से अपॉइंट किया गया है, इस निमित्त नियुक्त किया गया है, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। कुल मिलाकर इसकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उससे दो चीजें सामने आती हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीजर होगी, जो कार्रवाई होगी, जो प्रोसीडिंग्स होगी, सीआरपीसी के अंतर्गत होगी पहली बात। दूसरी बात, हमेशा पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? पुलिस अधिकारी द्वारा, जो कि मजिस्ट्रेट से भिन्न, यानी कि कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन कभी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा। जैसा इंक्वायरी नहीं की जाती पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये हमेशा या तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा या फिर उस पर्सन के द्वारा किया जाएगा जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाए। दूसरा, क्यों किया जाता है इन्वेस्टिगेशन? तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो हमेशा किया जाता है वो किया जाएगा एविडेंस के लिए,
कलेक्शन ऑफ एविडेंस यानी कि एविडेंस के कलेक्शन के लिए किया जाता है, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये हमेशा इन्वेस्टिगेशन जो होता है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाता है, एविडेंस के कलेक्शन के लिए किया जाता है, पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा, इस संहिता के अंतर्गत ही किया जाएगा, या फिर पुलिस अधिकारी से भिन्न थर्ड पर्सन तब करेगा जब कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे इस प्रकार से अपॉइंट किया जाए एविडेंस के लिए। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है इन्वेस्टिगेशन की यानी कि अन्वेषण। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है हमारी वो आती है जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि जुडिशियल प्रोसेस क्या होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, न्यायिक कार्रवाई किसे कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बताया गया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। यानी कहा गया है कि न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत ऐसी कोई कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कहा गया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में सारी प्रोसीडिंग्स आएगी, वो सारी कार्रवाइयां आएंगी जिसमें बाय ओथ शपथ के द्वारा साक्ष्य वैध रूप से लिया जाता है या लिया जा सकता है। मतलब जो ट्रायल की हम लोग प्रोसीडिंग्स देखेंगे, जो ट्रायल की कार्रवाई देखेंगे, वो सब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत आएंगे, जो कि जब हम लोग ट्रायल पढ़ेंगे डिटेल में तब हम उसमें देखेंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो डेफिनेशन आती है वो आती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्या होता है। तो देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज के पहले एक और डेफिनेशन जो हमारी छूट गई वो है लोकल जुरिडिक्शन, यानी कि स्थानीय अधिकारी का। लोकल जुरिडिक्शन को किस प्रकार से सीआरपीसी में डिफाइन किया है, लोकल जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू ए कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his powers under this code, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may be notification specific। मतलब यहाँ बताया गया है कि स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वो स्थानीय क्षेत्र आता है, वो लोकल जुरिडिक्शन आता है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट की संहिता यानी सीआरपीसी के अंतर्गत अपने सभी पावर्स का प्रयोग कर सकता है। और ऐसे लोकल जुरिडिक्शन में, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में होल स्टेट, सारा राज्य, ऑल स्टेट, पूरा राज्य या उसका कोई पार्ट, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करे, यानी कि अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करें, समावेश हो सकता है, उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये इसका दिया गया। कुल मिलाकर अभी जब हम आगे हम दंड न्यायालय के वर्क पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्ट्स पढ़ेंगे, उसमें इसका इंपॉर्टेंस रहेगी इस डेफिनेशन कि जब भी कोई अपराध होता है, उसकी एफआईआर होती है, तो मामला कोर्ट में पहुंचता तो कौन सा कोर्ट में जाएगा, किसको जुडिक्शन होगा, वहां स्थानीय अधिकारिता का क्या मतलब होगा, वो इसको लेकर बात बताई गई है कि स्थानीय अधिकारिता का जो यहाँ पर मतलब बताया गया है कि वो लोकल जुडिक्शन आएगा जो इस कोर्ट के अंतर्गत जिस मजिस्ट्रेट को पावर दिए गए हैं, वो मजिस्ट्रेट का लोकल जुडिक्शन वो माना जाएगा। तो ये बताया गया है सीआरपीसी में। और अगर हम क्रिमिनल मैटर की बात करते हैं तो क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी क्राइम होता है, वो क्राइम जब होता है तो जहां पर भी पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर हुई है तो देखा जाता है कि उस पुलिस स्टेशन के सारे मामले क्या लोकल जुडिक्शन किस कोर्ट है, वो मामले किस कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि जेएमएफसी बहुत सारे होते हैं, सीजीएम या एसीजीएम भी होते हैं, एडीजे की भी कोर्ट होती है बहुत सारी, किस कोर्ट में जाएगा मामला, तो वो यहाँ से डिसाइड होता है कि इस थाने के मामले
इस कोर्ट में जाएंगे, उस जेएमएफसी में जाएंगे, उस एडीजी की कोर्ट में जाएंगे, तो वहां पर वो मामले जाते हैं। तो यहाँ पर लोकल जुडिशियल को इस प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया है। नेक्स्ट जो इसके अंदर का डेफिनेशन आती है वो आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया को कहा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया मींस द एरिया डिक्लेयर्ड or deemed to be declared under section 8 to be a metropolitan area। महानगर क्षेत्र का जो मतलब है, यहाँ पर सिर्फ उन्हें ये बताया कि महानगर क्षेत्र का मतलब या मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब वो है जो सेक्शन 8 में बताया है। कौन सा सेक्शन 8 में? सीआरपीसी की सेक्शन, सीआरपीसी की धारा 8 में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया का मीनिंग बताया है, उन्हें का वही मीनिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया का होता है। तो हम जब सेक्शन 8 पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वास्तव में मेट्रोपॉलिटन एरिया होता किसे डिक्लेयर किया। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है या असंज्ञेय मामला, दोनों को एक ही डेफिनेशन में बता दिया, असंज्ञेय अपराध और असंज्ञेय मामला। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है या असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था संज्ञेय अपराध की डेफिनेशन, किसकी बताई थी मैंने? संज्ञेय। क्या आपने से कोई बताएगा कि संज्ञेय अपराध को क्या बताया था? क्या बोला था? संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस। ये भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस क्या होता है। उन्होंने कहा था संज्ञेय अपराध से ऐसा मामला अभिप्रेत है या संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची के अनुसार या तत्समय प्रवृत्त विधि। तत्समय प्रवृत्त विधि का मतलब होता है कि वो विधि जो हमारे इन्फोर्स है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल या अकॉर्डिंग टू इम्पोज लॉ के अनुसार विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते। यानी कि संज्ञेय अपराध में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट की गिरफ्तार करने का राइट है। तो कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस है? तो हमने कहा सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए, एक बात। दूसरी बात, इसके अलावा जो हमारे लॉ फोर्स में फोर्स है वहां पर जो बताए गए उसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, जो ऑफेंस के बारे में बताया गया। यानी हम समझ सकते हैं कि ये अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, सामान्य प्रकृति के अपराध नहीं होते। और असंज्ञेय अपराध की क्या डेफिनेशन दी उन्होंने? असंज्ञेय अपराध की यानी नॉन कॉग्निजेबल केस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को बताया है कि वो यह होता है जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का राइट नहीं होता है, बिना वारंट के वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। यानी जो साधारण प्रकृति के या सिंपल जो ऑफेंसेस होते हैं वो अपराध काय में आएंगे, वो इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है नोटिफिकेशन की, अधिसूचना की। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। जहां भी नोटिफिकेशन वर्ड आता है उसका मीनिंग हम भी लगाएंगे, ये जो गजट में पब्लिश होता है वही नोटिफिकेशन, इसके अलावा इसकी कोई डेफिनेशन आगे नहीं दी गई। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई ऑफेंस की, यानी कि अपराध। ऑफेंस क्या होता है? तो इसमें बताया गया ऑफेंस मीन्स अपराध से, अपराध का क्या मतलब है? तो ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, ऐसा कोई कार्य या लोक,
एनी एक्ट और ओमिशन, ऐसा कोई कार्य या लोग मेड punished by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। यहाँ पर ही बताया गया है कि अपराध से ऐसा कोई कार्य या लोग, एक और ओमिशन की दो चीज आप याद रखना, एक भी होता है ओमिशन भी होता है, एक होता है एक होता है ओमिशन। क्योंकि आप सभी लोग आईपीसी पढ़ चुके हो, तो आईपीसी में आपने एक के साथ साथ ओमिशन को भी पढ़ा होगा। क्या होता है ओमिशन? आप में से कोई बताएंगे कि ओमिशन क्या होता है? क्योंकि आप लोग ओमिशन पढ़ चुके हैं आईपीसी में, और आईपीसी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिशन? क्या होता है ओमिशन? लोप, जैसे हिंदी में हम कहते हैं लोप। क्या होता है लोप? किसे कहेंगे हम लोग? आप में से कोई बताएं ओमिशन क्या होता है? अंकिता, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द ओमिशन? ओके, बताओ क्या? Omission means when a person is bound to do something legally। ओके, जब किसी इंसान को कोई काम लीगली करना ज़रूरी होता है और वो उस काम को नहीं करता है, ओमिट करता है, तो उसको भी हम लोग ऑफेंस की कैटेगरी में ही रखते हैं। वेरी गुड। जब कोई लीगली ड्यूटी हो हमारा किसी काम को करने की और वो हम नहीं कर पाते, तो वो भी क्या बन जाता? ऑफेंस हो जाता है। जैसा आपने आईपीसी में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा। क्या एग्जाम्पल पढ़ा था? एक जेलर का पढ़ा होगा, आप लोग को याद हो? किसी को याद है आईपीसी में जेलर का? किसी को याद है? यस मैम। हाँ, बताओ क्या हुआ था उसमें एग्जाम्पल में? यस मैम, बताइए मैम। एग्जाम्पल में ऐसा बोला है कि जेलर की ये ड्यूटी होती है कि वो जो भी वहाँ पे प्रिजनर्स हैं उनको खाना देना जेलर की ड्यूटी होती है। पर अगर वो उस चीज़ को ओमिट कर दे, खाना नहीं दे, तो वो एक क्राइम कर रहा है, वो भी ऑफेंस के ही कैटेगरी में आएगा। वेरी गुड। जेलर की ड्यूटी है कि प्रिजनर्स को खाना दे, और यदि मान लीजिए वो खाना नहीं देता है, वो खाना न देने से उस व्यक्ति की, उस प्रिजनर की, उस कैदी की डेथ हो जाती है, ये आपका जो ओमिशन है ये एक्ट के रूप में कब बनेगा? ये या सॉरी क्राइम कब बनेगा? क्राइम तब बनेगा कि जब उसके आपके ओमिशन करने से कोई क्राइम, कोई ऐसा ओमिशन हुआ है जो क्राइम हो चुका है। यानी जेलर की ड्यूटी थी प्रिजनर को खाना दे, उसने खाना नहीं दिया, खाना न देने से कैदी की डेथ हो गई, तो ये माना जाएगा कि उसने क्या किया है? क्राइम किया है, जो कि ओमिशन की कैटेगरी में आएगा। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अपराध से ऐसा कोई कार्य या लोग, जरूरी नहीं कि एक्ट ही करें और एक्ट के द्वारा ही हम क्राइम करें कि सीधे जाके किसी को गन लगा दी, हमने मार दिया, तो ये हमारा एक क्राइम बनेगा। हम ऐसा जो हमें करने की लीगली ड्यूटी है और वो हम नहीं करते, वो भी ओमिशन की कैटेगरी में आएगा, वो भी ओमिशन के थ्रू एक क्राइम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा है कि अपराध से ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त विधि, वही बार बार वर्ड आता है, जो इम्पोज्ड है लॉ, हमारे यहाँ के ऐसे लॉ जो इम्पोज्ड है, तत्समय प्रवृत्त विधि जो अभी हमारे यहाँ लॉ इम्पोज्ड है, तो बाय इम्पोज्ड लॉ या फिर उन्हें इम्पोज बाय इम्पोज लॉ के द्वारा पनिशेबल बना दिया गया है, तो जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाए गए हैं, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम क्या बताया है? पशु अत्याचार अधिनियम 1971 के सेक्शन 20 के अंतर्गत परिवाद किया जाता है। क्या बताया है? जिसमें जो पशु अत्याचार अधिनियम पारित किया गया है 1971 का, उसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है? उसका परिवाद किया जा सकता है। तो वो भी जो ट्रेसपास एक्ट बनाया गया है उसके सेक्शन 20 में जिसके बारे में कंप्लेंट की जा सकती है, वो भी इसके अंतर्गत अपराध की कैटेगरी में, या जिसको डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है उस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है इसके अंतर्गत
पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। बार बार ये जब आप सीआरपीसी के बाकी सेक्शन को हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ आता है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है। यहाँ ये बताया गया है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स when the officer in charge of the police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is next in rank to such office and is above the rank of constable, or when the state government to direct any other police officer so present। इसकी डेफिनेशन को पढ़कर आपको थोड़ा सुनकर लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी है। यहाँ ये बताया कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कौन होता है। तो उन्होंने कहा है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो, यानी कि एब्सेंट हो वो पुलिस स्टेशन से। तो जब पुलिस स्टेशन से एब्सेंट हो, क्यों हो, इलनेस की वजह से, यानी कि बीमारी की वजह से या अन्य कारण, अदर कॉज, या तो इलनेस की वजह से एब्सेंट है या अदर कॉज, अन्य कारणों की वजह से वो अपनी ड्यूटी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है पुलिस स्टेशन में, तब उस थाने में प्रेजेंट ऐसा पुलिस ऑफिसर जो पुलिस इंचार्ज ऑफिसर की नीचे की रैंक का है, उसके बिलो की कैटेगरी का, यानी उससे जो जूनियर है, जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी था उससे जो जूनियर है उस थाने में, वो पुलिस इंचार्ज माना जाएगा। जैसा होता है ना कि यदि कोई अधिकारी छुट्टी पे गया है, किसी वजह से एब्सेंट है, अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहा है, तो उसका जो भी जूनियर ऑफिसर होगा उसको इंचार्ज मिल जाएगा, वो वहां पर इंचार्ज के रूप में काम करेगा। वही बात यहाँ पर भी है कि जब पुलिस थाने का इंचार्ज ऑफिसर इलनेस की वजह से या अन्य किसी वजह से अपने कार्य को करने में असमर्थ है, तो एक ही स्थिति में जो उसका जूनियर है वो पुलिस इंचार्ज ऑफिसर माना जाएगा, वो उसके कार्य को करेगा। किंतु मान लीजिए उसका जो जूनियर है वो भी एब्सेंट, तो उसका जो जूनियर होगा उसके पास ये चार्ज पहुंच जाएगा, वो इंचार्ज माना जाएगा। किंतु इसके अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कांस्टेबल नहीं आएगा, कांस्टेबल को इंक्लूड नहीं किया गया है। कांस्टेबल की पंक्ति के जो ठीक ऊपर है वही इसकी कैटेगरी में आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे, यानी कि कांस्टेबल को कभी भी इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता या उसका चार्ज नहीं दिया जा सकता। जो भी होगा वो कौन होगा, वो कांस्टेबल से पंक्ति के ऊपर का ही पर्सन होगा। कांस्टेबल या उससे नीचे का जो भी रैंक का व्यक्ति होगा वो इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा, उसे यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति हो जाए कि सिर्फ कांस्टेबल ही बचा है पुलिस थाने में, तो किसको इंक्लूड करें, कौन इंक्लूड किया जाए। तब उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो जिस पर्सन को, जिस पुलिस अधिकारी को आदेशित किया जाए, वह पर्सन वहां का क्या होगा, वह पर्सन वहां का इंचार्ज माना जाए। तो जिस पर्सन को इस प्रकार से आदेशित किया जाएगा वही पर्सन इंचार्ज माना जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा, यानी कुल मिलाकर कांस्टेबल को कभी भी पुलिस थाने का इंचार्ज नहीं दिया जा सकता, वो इंचार्ज ऑफिसर किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। और कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिस अधिकारी को निर्देश किया जाएगा कि आपको फला थाने का इंचार्ज लेना है या इंचार्ज बनाया गया है, वो वहां का इंचार्ज ऑफिसर होगा। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है
प्लेस की, यानी कि स्थान, स्थान वर्ड का या प्लेस वर्ड का क्या मीनिंग। तो यहाँ बताया गया प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, यानी कि स्थान के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए सीआरपीसी है, प्रोसीजर लॉ है, हर चीज को बारीकी से यहाँ पर हमको देखना होगा। उन्होंने कहा कि प्लेस के अंतर्गत बिल्डिंग यानी कि गृह, हाउस यानी कि गृह आता है, बिल्डिंग यानी कि भवन आता है, टेंट यानी कि तंबू आता है, व्हीकल यानी कि यान आता है, गाड़ी कोई सी भी यान हो सकता है, और साथ ही उनका वेसल यानी कि जलयान भी आता है। इनमें से कहीं भी क्राइम हो जाए वो सब प्लेस की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर प्लेस वर्ड को ये बताया गया। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है प्लीडर की, कि प्लीडर का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ बताया प्लीडर व्हेन यूज्ड विथ रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मीन्स ए पर्सन ऑथोराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट एंड includes any other appointment with the permission of the court to act in such proceedings, यानी कि प्लीडर से ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त विधि किसी विधि द्वारा या अन्य के अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। वो इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से किया गया है। प्लीडर यानी कि जो व्यक्ति प्रोसीडिंग्स करेंगे कोर्ट में जाकर, उनको डिफाइन किया है। तो उन्होंने कहा कि जो भी लॉ एप्लीकेबल है, उस एप्लीकेबल लॉ के अंतर्गत जिसको परमिट किया गया है, वो व्यक्ति कोर्ट में विधि व्यवसाय करने के लिए जिसे ऑथोराइज किया गया है, परमिशन दी गई है, वो व्यक्ति वहां जाकर वो प्लीडर की कैटेगरी में आएगा, उसे प्लीडर कहा जाएगा। साथ ही यदि किसी को कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट की परमिशन से कोई व्यक्ति अपॉइंट हो गया है, वो कोर्ट ने इसको परमिशन दे दी है, वो भी वहां पर प्लीडर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडवोकेट होने के लिए एडवोकेट एक्ट 1961 जो है उसको हमें फॉलो करना होगा। इसके लिए बताया गया है कि लॉ किया हुआ होना चाहिए आपका। इसके बाद आपको एक सनद लेनी होती है जो कि सर्टिफिकेट होता है प्रैक्टिस करने के लिए, वो सर्टिफिकेट लेना होता है। देन इसके बाद जब सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया है तो जिस जगह हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां की बार में हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके बाद हम लोग कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति यहाँ पर प्लीडर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो डेफिनेशन दी गई वो दी गई पुलिस रिपोर्ट की। पुलिस रिपोर्ट मीन्स ए रिपोर्ट फॉरवर्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। यहाँ ये बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा 173 के सब क्लास 2 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाती है वो रिपोर्ट है। देखिए पुलिस रिपोर्ट का मतलब आप ये मत लगाइए कि जो हम एफआईआर करते हैं वो पुलिस रिपोर्ट अलग होती है। जो सेक्शन 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर की जाती है, 155 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में की जाती है। यहाँ पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे एविडेंस के साथ चालान पेश किया जाए, जैसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चालान। सेक्शन 173 का सब क्लास 2 सीआरपीसी का जब 173 हम लोग पढ़ेंगे तो उसके सब क्लास 1 और 2 में जो बातें बताई गई है कि क्या होता है जब कोई क्राइम होता है, उसकी एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करता है। वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो एक अपनी पुलिस रिपोर्ट तैयार करता है, इसे एफआईआर भी बोलते हैं, फाइनल रिपोर्ट, जिसे किस नाम से जानते हैं, फाइनल रिपोर्ट के नाम से भी जानते हो, जो कि सेक्शन 173 के सब क्लास 2 में तैयार की जाती है और जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में कोर्ट में चालान कहते हैं, चालान का पेश किया जाना। वो ये 173 के अंतर्गत इसे क्या कहा गया है, पुलिस रिपोर्ट कहा गया है। तो ये होती है पुलिस रिपोर्ट। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत डेफिनेशन दी गई वो दी गई प्रिस्क्राइब, यानी कि विहित। प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस कोड, यानी कि इसके अंतर्गत ये बताया गया कि विहित
वर्ड का क्या मीनिंग है? विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। इसका मतलब होता है कि संहिता के अंतर्गत जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए वो विहित की कैटेगरी में आता है। और नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। किसकी दी गई है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। अब हमारा टाइम कंप्लीट हो रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन को हम लोग नेक्स्ट जब भी हमारे आती है क्लास तब देखेंगे। इसके पहले मैं आपको ये जानकारी दे देती हूँ कि वीकली जो हमारा टेस्ट होता है उसमें इस वीक में आपको सैटरडे में अब अपनी क्लास आएगी, तो सैटरडे में मैं आपका टेस्ट